हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, उसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें कि हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा कि जो जर्नल स्टडीज़, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल नॉलेज, इन तीनों से रिलेटेड जो भी स्टैटिक पार्ट है, जो कि फिक्स पार्ट है, या जो डायनेमिक, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड पार्ट है, उसको हम लोग पूरा कंप्लीट डीपली एनालिसिस करेंगे, उसको देखेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। जो इसमें पॉइंट्स हैं उसका जो कंटेक्स्ट है वो फ्रॉम एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। नॉर्मल लोग भी देख सकते हैं, पर स्पेशली जो फोकस है वो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर ज़्यादा किया गया है, जैसे कि सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम हो गया या और जो एग्ज़ाम जिसमें जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस पार्ट कवर होता है, बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक। इंडियन एक्सप्रेस के साथ साथ हम द हिंदू भी कवर करेंगे, और जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश करती है हर हफ्ते, उस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी एक तो करंट अफेयर्स सेक्शन आता है, जो कि वीकली करंट अफेयर्स होते हैं, जो कि जो भी जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अफेयर्स रहे हैं उसके बारे में बताया जाता है। और प्लस उसमें कुछ आर्टिकल्स आते हैं, वो आर्टिकल्स जो कि बर्निंग इश्यूज़ होते हैं, जो स्पेसिफ़िकली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जो एसए वाला पेपर होता है उसमें ज़्यादा काम आते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के आर्टिकल्स हैं। तो ये हम सब डिस्कस करेंगे तीनों चीज़ें। तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो है उससे शुरू करते हैं। तो देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में जो सबसे पहली न्यूज़ लगी थी, ये राजस्थान में जो घटना हुई उसके ऊपर न्यूज़ लगी थी। तो हमारा जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट उस न्यूज़ में से निकल के आता है, वो आता है कि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स आर दोज ऑर्डर्स विच आर इशूड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर प्रोहिबिशन ऑफ समथिंग, जैसे कि सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, सेक्शन 141 ऑफ आईपीसी एक्ट। इस तरह के जो ऑर्डर्स, जो कि एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन? वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जैसे कि कमिश्नर ऑफ पुलिस हो गया या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, डीसी हो गया, वो लोग, या सेंट्रल गवर्नमेंट, और या कोर्ट। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है हमारी एक न्यूज़ कि 183rd डेथ एनिवर्सरी ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, जिनको कि शेर पंजाब भी कहा जाता है। अब जैसे ये पॉइंट है, अब डायरेक्टली कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि रिसेंटली महाराजा रंजीत सिंह जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी थी, या रिसेंटली अभी एक शेर पंजाब की डेथ एनिवर्सरी आई है, तो शेर पंजाब किसको कहा जाता है? तो वो महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो आता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्स। ये एक न्यूज़ थी, तो उस न्यूज़ में से हमारा, क्योंकि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो हमें खबर है, देखना पड़ेगा कि खबर इंपॉर्टेंट है या खबर के अंदर जो कुछ पॉइंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो अब जो ये खबर थी वो नॉर्मल एक केस की खबर थी, बट उसमें से हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि एंटीसिपेटरी बेल, इंटरिम बेल और रेगुलर बेल, इसकी हमें जानकारी होनी चाहिए। एंटीसिपेटरी बेल जो है वो होती है वो बेल जो कि इशूड प्रायर टू द अरेस्ट ऑफ पर्सन। एक पर्सन जब अरेस्ट, उसको लगता है कि मैं अरेस्ट होने वाला हूँ, तो वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद सेकंड बेल होती है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल वो होती है कि कुछ समय के लिए बेल दी जाती है। और फिर आती है रेगुलर बेल, जिसको हम नॉर्मल बेल भी कह देते हैं। ये उनको मिलती है किस चीज़ के लिए? फॉर डिस्चार्ज ऑफ एन एक्यूज्ड फ्रॉम अ कस्टडी। जो ऑलरेडी एक्यूज्ड है और कस्टडी में है, तो उसको अगर बाहर आना है तो उसके लिए उसको रेगुलर बेल मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो उस न्यूज़ में से आता है कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये प्रपोज़ करा है और डिसाइड करा है कि हम जो हमारे वेणुगोपाल सर हैं उनको हम दोबारा से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट बन जाता है, अभी बनाया नहीं है, उनको अगर दोबारा से बनाते हैं तो वो भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होएगी। बट अभी जो हमारे लिए आज की न्यूज़ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, वो ये है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है। तो अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ चीफ लीगल एडवाइज़र, सबसे बड़ा लीगल एडवाइज़र होता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल एडवोकेट होते हैं ये। जैसे हम लोग एडवोकेट हायर करते हैं, कोई हमारा अगर केस है अपने आप को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरह से अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई केस होता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करती है। तो ये चीफ लीगल एडवाइज़र भी होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, और प्रिंसिपल एडवोकेट भी होते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं
कि ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ही इज़ अपॉइंटेड और शी इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ यूनियन कैबिनेट। जो यूनियन कैबिनेट हमारी होती है मिनिस्टर्स, उनकी एडवाइस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें अपॉइंट करते हैं। और इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो अंडर आर्टिकल 76, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 76 में बताया गया है इनके बारे में। और इनका जो ऑफिस का टर्म होता है कि यानी ही होल्ड्स द ऑफिस एज़ पर प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन। मतलब जैसे कि हम कई पोस्ट ऐसी होती हैं कि वो 3 साल के लिए होती हैं, 2 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती हैं, 10 साल के लिए होती हैं, बट जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उनकी जो लेंथ ऑफ सर्विस है दैट इज़ एज़ पर प्रेसिडेंट्स डिस्क्रिशन। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनकी डिस्क्रिशन के ऊपर होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो सॉलिसिटर जनरल, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में, क्योंकि दोनों ही बेसिकली वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, बट जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है वो एक तरह से असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। तो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सेकंड टू अटॉर्नी जनरल। और जो MC स्टेलवार्ड हैं वो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के। और जो क्वालिफ़िकेशन, जो कि एक रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होने के लिए, वो है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिए कि क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के जो क्वालिफाइड होगा वो ही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए क्वालिफाइड होगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो न्यूज़ आती है कि कहीं एक बिल्डिंग गिर गई थी, बट हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं पूछा जाएगा कि वो बिल्डिंग गिर गई थी, बट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है उस न्यूज़ में से पॉइंट निकालना क्या कि जो बिल्डिंग्स हैं वो नेशनल बिल्डिंग कोड इसके तहत तैयार होती हैं। जो भी बिल्डिंग है इसमें डिफरेंट तरह के पैरामीटर्स होते हैं, जैसे फायर के लिए, सेफ्टी के लिए, इवैक्यूएशन के लिए। तो ये डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो नेशनल बिल्डिंग कोड में डिफ़ाइन किए गए हैं, जो कि पब्लिश किया जाता है बाय BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा। इट इज़ अ नेशनल इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडिंग गाइडलाइंस फॉर रेगुलेटिंग द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ आती है, जैसे कि अभी हमने देखा रिसेंटली G7, जो ग्रेट 7 नेशंस हैं, इकोनॉमीज़ हैं वर्ल्ड की, उनकी मीटिंग हुई है जर्मनी में। तो G7 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि G7 जो है वो फाउंड की गई थी एट वाशिंगटन DC, जो कि DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, USA में। और पहले इसको फॉर्मली इट वाज कॉल्ड एज लाइब्रेरी ग्रुप। पहले इसको लाइब्रेरी ग्रुप कहा जाता था, बाद में फिर ये G7 हो गया। इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, UK, US, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये 7 तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, बट इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसकी मेंबर है। बट उसमें कंडीशन क्या है, और जो नोट करने वाला पॉइंट है वो ये है कि यूरोपियन यूनियन इज़ अ नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर। मतलब कि ये मेंबर तो है बट ये नॉन एन्यूमरेटेड है, कि इसके पास जो प्रेसिडेंसी है G7 की वो नहीं आती है। जो G7 ग्रुप है उसकी हर साल कोई ना कोई प्रेसिडेंसी करता है, रोटेट होती रहती है। कभी जैसे कनाडा के पास आ गई, कभी फ्रांस के पास आ गई, कभी जर्मनी के पास आ गई, ऐसे रोटेट करती रहती है। बट EU मेंबर तो है बट वो नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है, यानी कि उसके पास प्रेसिडेंसी नहीं आती है G7 की। क्योंकि उसका एक ये भी कारण माना जाता है कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो कोई एक सॉवरेन नेशन नहीं है। यूरोपियन यूनियन नाम से क्लियर हो रहा है वो यूरोप के देशों की यूनियन है, तो इसलिए वो नॉन एन्यूमरेटेड मेंबर है। और हमारा जो स्टेटस है इसमें इंडिया में, हम लोग G20 के मेंबर तो हैं और G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी भी आने वाली है दिसंबर 2022 में। बट G7 में हम एज अ ऑब्ज़र्वर जाते हैं, हमें एज अ ऑब्ज़र्वर बुलाया जाता है। और जो और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि इस बार की जो G7 हुई है उसमें वेरियस स्टेटमेंट्स जो हैं वो दी गई हैं, वेरियस चीज़ें डिसाइड की गई हैं। बट इंडिया ने जो है वो सिर्फ 2 ही चीज़ों में अपना जो है वो नाम ऐड करवाया है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली है रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट। ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि भाई कौन से ऐसी 2 स्टेटमेंट हैं, कौन से ऐसे 2 जो है वो डिसीजंस हैं जिसमें इंडिया ने अपना नाम लैंड करा है। क्योंकि बाकी भी डिसीजंस हुए हैं बट उसमें इंडिया ने अपना नाम नहीं दिया है। तो इंडिया ने सबसे एक तो रेजिलिएंट डेमोक्रेसी स्टेटमेंट में अपना नाम दिया है, और दूसरा जो उसने नाम दिया है वो दिया है जॉइनिंग फोर्सेस टू एक्सेलरेट क्लीन एंड जस्ट ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लाइमेट न्यूट्रलिटी।
और क्लाइमेट चेंज के बारे में तो ऑलरेडी जो 26th यूएनसीसी हुई थी, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, उसमें हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हम 2070 तक जो है वो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस कर देंगे। और हालांकि उसमें फिर जो वेरियस इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने, या जो वेरियस एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ये भी कहा है कि हमें अप्रॉक्सीमेटली $10 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे जो ये टारगेट है नेट ज़ीरो टारगेट 2070 में जो हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए। तो होप सो वी विल अचीव। नेक्स्ट जो हमारा है वो है 5G एंड इंडिया। ये एक आर्टिकल आया हुआ है, जो इनके एडिटोरियल्स आते हैं उसमें बड़ा अच्छा आर्टिकल्स है कि जो 5G आने वाली जो न्यू टेक्नोलॉजी है, कई कंपनीज़ ने लॉन्च भी कर दी है ऑलरेडी 5G। तो 5G और इंडिया, इसके बारे में इन्होंने बताया है कि इंडिया में कैसे अभी अभी हम कहाँ पर हैं और हमें और क्या करना पड़ेगा अच्छे तरह से 5G को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो जो डिफरेंट उसमें से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि आर्टिकल तो बड़ा होता है, आर्टिकल में हर वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ मेन पॉइंट्स ही होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमें ध्यान रखने होते हैं। जैसे कोई डाटा आ गया या कोई सजेशन, इंपॉर्टेंट सजेशन आ गया, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट नीड्स 5G विच फर्दर नीड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी थ्रू ऑप्टिकल फाइबर विच इज़ बैकबोन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें 5G टेक्नोलॉजी तो चाहिए, क्योंकि फास्ट बनाना पड़ेगा तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। अब 2G 3G पे तो डिजिटल इंडिया चलेगा नहीं, 5G चाहिए। अब 5G के लिए फर्दर हमें अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, तभी हम 5G दे सकते हैं। अब अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी? वो आएगी ऑप्टिकल फाइबर से, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर ही वो चीज़ है जिससे जो ट्रांसमिशन है वो होती है और इंटरनेट की स्पीड फास्ट हमें मिलती है। तो इसीलिए कहा गया है कि डिजिटल इंडिया के लिए 5G चाहिए, 5G के लिए अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी होने के लिए ऑप्टिकल फाइबर चाहिए। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर इज़ द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री के बारे में बता रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री गिव्स 4 लाख डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी 4 लाख लोगों को वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है, जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। जैसे कोई रिपेयर में हो गया, कोई ट्रांसपोर्ट में हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग में हो गया, कोई सेल में हो गया, कोई परचेज़ में हो गया, इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 4 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। फिर वो कहता है कि इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा बताता है कि जो इंडस्ट्री है हमारी ऑप्टिकल फाइबर, वो हर साल 100 मिलियन फाइबर किलोमीटर एनुअली, यानी जो लेंथ इसने बताई गई है कि कितनी जो है वो मेज़रमेंट या कितनी अमाउंट की वो जो है ऑप्टिकल फाइबर बनाता है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो 100 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स बनाती है हर साल, और जिसमें से जो हमारी डोमेस्टिक यानी जो हमारी इंडिया की कंजम्पशन है वो है 46 मिलियन किलोमीटर्स, 46 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स। तो अब जो प्रिडिक्शन ये की गई है कि अभी तो 46 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स है, बट बाय 2026, क्योंकि हम जो है वो डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी हमारी। तो जो आने वाले कुछ सालों में यानी 2026 तक ये जो डिमांड हमारी अभी 46 मिलियन फाइबर किलोमीटर है, ये 33 मिलियन फाइबर किलोमीटर से बढ़ने वाली है। तो इसके लिए भी हमें इसको पॉइंट को ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर वो अगला पॉइंट बताता है कि जो इंडस्ट्री हमारी ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है, जो कि 40 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स 100 मिलियन फाइबर किलोमीटर्स हर साल एनुअली मैन्युफैक्चर करती है, वो एक्सपोर्ट भी करती है जो ये ऑप्टिकल फाइबर मैन्युफैक्चर करती है। और वो जो एक्सपोर्ट है वो 132 कंट्रीज़ में किया जाता है, और उसकी जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की वो है $138 मिलियन। तो इतने का जो है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री इंडिया की एक्सपोर्ट भी करती है। और एक आगे फिर वो और डाटा बताता है कि जैसे मोबाइल वगैरह में आजकल 5G हमारा आ रहा है, तो वो कहता है कि आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 30% या उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो आज की डेट में अप्रॉक्सीमेटली 30% मोबाइल टावर्स ही ऐसे हैं जिनके पास ये फाइबर के थ्रू ट्रांसमिशन होता है। और हमें जो, जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी जो डिमांड है वो आगे 33 मिलियन फाइबर किलोमीटर से बढ़ने वाली है, तो उसके लिए हमें जो टावर्स भी चाहिए, क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें जो ये 30% का अभी हमारे पास है कि हमारे पास 30% मोबाइल टावर्स ही ऐसे हैं अप्रॉक्सीमेटली जिनके पास फाइबर की कनेक्टिविटी है। तो इस 30% को हमें एटलीस्ट 80% तक लेके जाना पड़ेगा कि हमारे जो 80% तक, तो हमारे जो टोटल टावर्स हैं उसका 80% टावर्स के पास फाइबर कनेक्टिविटी हो, तभी हम अच्छी 5G अपनी जो कनेक्टिविटी है उसको दे पाएंगे टू लार्ज सोसाइटी।
फिर आगे उसने ये बताया कि जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है इंडिया की, उसको कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं, कि जैसे कि उसने बताया है कि चीप इंपोर्ट्स, जो सस्ते इंपोर्ट्स हैं, उसके कारण उसको जो है वो कंपटीशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे कि उसने कहा है कि डंपिंग, क्योंकि डंपिंग का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में डंप कर दिए जाते हैं उन रेट्स पर जो कि एक्चुअल मार्केट प्राइस से बहुत कम है। तो उसके कारण जो है वो कंपटीशन जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले करता है, और जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसको लॉस उठाना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी बाहर से कोई आके इतने ज़्यादा सस्ते में बेच देता है कि जो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो उस रेट पर नहीं बेच पाते हैं। और वो जो बाहर से आके जिस रेट पर बेचते हैं, अगर उनके खुद के मार्केट की बात करें, जिस मार्केट में वो बैठे हैं, तो वो अपनी मार्केट में उस रेट पर नहीं बेचते, पर बाहर आके हमारी मार्केट में आके उस रेट पर बेचते हैं, जिसके कारण जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एक लिमिट तक की लॉस उठा पाते हैं, और उसके बाद फिर उनको इंडस्ट्री छोड़ के जाना पड़ता है। तो उससे जो हमारी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। तो वो बोलता है कि इंडियन ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री हैज़ लॉसेज ड्यू टू चीप इंपोर्ट्स, दैट इज़ डंपिंग, they are dumping their products in India at rates which are lower than the market price। और जो as per WTO, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, as per WTO डंपिंग इज़ कॉल्ड एज इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो WTO है वो भी डंपिंग को एक नेगेटिव प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज करता है और कहता है कि ये इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और इसके लिए वो एंटी डंपिंग ड्यूटीज़ भी लगाता रहता है टाइम टू टाइम। उसके बाद फिर वो आगे एक डाटा देता है कि हमारे पास विद ओवर 117 करोड़ टेलीकॉम यूज़र्स एंड 82 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स, हमारे पास जो अभी 117 करोड़ टेलीकॉम यूज़र्स हैं और 82 करोड़ इंटरनेट सब्सक्राइबर्स हैं, ये एक डाटा देता है अलग से। फिर वो बताता है कि हमारी एक भारत नेट स्कीम है जो कि भारत नेट ऑफ फेज़ 3 में चल रही है, और जो ये भारत नेट स्कीम है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है, जिसका एम है 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुंचाना, 2.5 लाख ग्राम पंचायत तक। तो अब हमारा टारगेट बहुत बड़ा है, हमने डिजिटल इंडिया का भी टारगेट लिया हुआ है, और ऑलरेडी वो जैसे हमने पढ़ लिया है कि हम इस वक्त किस स्थिति पर हैं, हमारे पास कितना मैन्युफैक्चरिंग है। फिर हमने प्रॉब्लम्स भी पढ़ लिए हैं कि जैसे डंपिंग की प्रॉब्लम है। उसके बाद आगे वो आर्टिकल में ये बताता है कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो वो आगे कहता है कि इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन R&D, जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें और ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि हम और सुपीरियर क्वालिटी का बना सकें, और जो प्राइसिंग है उसको और अच्छे से मार्केट में लेके आ सकें, ताकि जैसे जो ये डंपिंग के कारण जो प्रॉब्लम्स आती हैं वैसी प्रॉब्लम्स को ईजिली हमारी इंडस्ट्री टैकल कर सके। तो वो तभी होगा जब हम अच्छी तरह से और ज़्यादा R&D करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे। फिर वो कहता है कि ऑफ़र PLI स्कीम्स, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स हैं, उसको ऑफ़र करा जाए, जिसमें इस स्कीम्स में ये होता है कि जैसे गवर्नमेंट भी बेनिफिट देती है और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसी स्कीम्स दी जाएँ टू स्पेशली हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग, जो हाई टेक टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज़ हैं उनको इस स्कीम के साथ जोड़ा जाए, ताकि वो, क्योंकि अगर सारा बोझ ही किसी पे डाल देंगे तो वो टफ़ हो जाएगा, बट अगर हम डिवाइड कर लेंगे बोझ की, आधा बोझ इस पे आधा बोझ इस पे, तो वो ईजी हो जाएगा। तो इसलिए हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग को PLI स्कीम्स के साथ जोड़ा जाए, और एक जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उसको डेवलप करा जाए, स्पेशली इन जो इंटरनेट से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें उसमें हमारे अपने प्रॉपर्टी राइट्स हों, ताकि हमारी जो है वो कोई कॉपी ना कर सके और हमें कॉपी करके कोई चीट ना कर सके। तो एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को भी हमें डेवलप करना चाहिए। फिर एक और आर्टिकल था उसी पेज पे, उसमें से वो G7 के रिलेटेड था, तो पीछे हमने ऑलरेडी G7 में ही उसके पॉइंट्स ऐड कर दिए हैं, बट उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये था कि उसने बाल्टिक स्टेट्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम जनरल स्टडीज़, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, इसका हम स्टैटिक पार्ट भी कवर करेंगे और डायनेमिक पार्ट भी कवर करेंगे। तो जैसे अब ये स्टैटिक पार्ट आ गया कि बाल्टिक स्टेट्स कौन से हैं। तो बाल्टिक स्टेट्स एक अनऑफिशियल जियोपॉलिटिकल टर्म है जो कि बोली जाती है किन स्टेट्स को, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को। एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया को, इन तीनों को टुगेदर हम बाल्टिक स्टेट्स बोल देते हैं, बाल्टिक सी के पास होने के, बाल्टिक सी के पास होने के कारण। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ हमारी जो आती है वो आती है कि एक टी हब खुला है हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में है। अब पहले आंध्र प्रदेश में था। तेलंगाना जो कि हमारी 29th स्टेट थी, अब तो मतलब 29 लेटेस्ट स्टेट यही बनी है, और 2 जून 2014 को ये बनाई गई थी। तो जो ये टी हब है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टी हब है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस है। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस इज़ टी हब
लोकेटेड इन हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया। तो नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ये है कि एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि एक शेड्यूल्ड बैंक ऑफ इंडिया है, उसने 100 साल पूरे कर लिए हैं, 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं उसको। 1906 में आया था ये बैंक, एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक। तो उसने 100 साल पूरे कर लिए हैं, तो उसके लिए एक उनको अवार्ड दिया गया है बाय आवर होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह। तो ये न्यूज़ है। उसके बाद एक न्यूज़ आती है, और छोटी सी न्यूज़ है, उसमें मतलब साइबर से रिलेटेड न्यूज़ है, बट उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूज़ में वो क्या है, सर्ट इन, CERTIN इंडिया। अब ये सर्ट इन क्या है? सर्ट इन इज़ द इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इंडियन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो ये हमारे इंडिया की कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कल को पूछा जा सकता है कि हमारे जो इंडिया की कौन सी नोडल एजेंसी है टू डील विद साइबर थ्रेट। तो सर्ट इन इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ इंडिया टू डील विद साइबर थ्रेट्स। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम करता है। तो ये हमारी इसमें न्यूज़ थी। और नेक्स्ट न्यूज़ हमारी बनती है, जो कि मेनली बैंकिंग एग्ज़ाम्स में कई बार पूछ ली जाती है, कि आकाश मुकेश अंबानी जो हैं वो न्यू चेयरमैन बने हैं। किसके? न्यू चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। तो जनरली ये बैंकिंग वगैरह में ये न्यूज़ पूछ ली जाती है, नाम वगैरह जो पूछे जाते हैं। जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज वगैरह में, या स्टेट पीसीएस जो होते हैं, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जनरली आर्टिकल्स वाले और डिटेल्स वाले पार्ट ही पूछे जाते हैं। उसमें ये नाम नूम वाले इन्फॉर्मेशन कम ही आती है। या जैसे इसमें से ये पूछ सकते हैं वो कि जो इंडिया की नोडल एजेंसी है वो क्या है। अगर ना भी पूछे तो वैसे भी हमें आंसर राइटिंग में ये पॉइंट दिमाग में होना चाहिए कि जो सर्ट इन है वो नोडल एजेंसी है इंडिया की टू डील विद द साइबर थ्रेट्स। और भी एजेंसीज हैं बट नोडल एजेंसी ये है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ये है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, VDAs क्या होते हैं, क्योंकि ये टर्म रिसेंटली अभी आई है हमारी। तो VDAs इंपॉर्टेंट बन जाता है स्पेसिफिकली, मतलब सिविल सर्विस के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, क्योंकि आंसर राइटिंग में हमें या ऐसे में हमें बेनिफिट दे सकता है। तो क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज से रिलेटेड है, तो क्रिप्टो करेंसीज और बिटकॉइंस और डिजिटल करेंसी ये सारी चीज़ें आजकल बहुत प्रचलित हैं। तो इसलिए वर्चुअल डिजिटल एसेट्स क्या हैं? वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इज़ एनी इंफॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन विच इज़ नॉन इंडियन जनरेटेड थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन जो कि नॉन इंडियन है, इंडियन नहीं है और जनरेट किया गया है थ्रू क्रिप्टोग्राफिक मीन्स, वो हमारी वर्चुअल डिजिटल एसेट होती है। वर्चुअल डिजिटल एसेट जो है वो हमारे फाइनेंस बिल के क्लॉज 47A में डिफाइंड है। और ये डिजिटल करेंसी से डिफरेंट है, उससे अलग है, क्योंकि जैसे कि डिजिटल करेंसी जो है उसके पास सेंट्रल बैंक की बैकिंग होती है, बट वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के पास सेंट्रल बैंक की कोई बैकिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये टर्म इम्पोर्टेंट आजकल हमारी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस और ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं। सेकंड, उसके बाद अगला जो हमारा आता है कि वो आरबीआई ने एक डाटा दिया है, ये थोड़ा सा मिसिंग है, सॉरी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखा जाएगा, कि एज़ पर आरबीआई हाउस होल्ड सेक्टर, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, अकाउंटेड फॉर मोर देन 50% ऑफ बैंक क्रेडिट, कि जो बैंक लोन्स देते हैं, क्रेडिट देते हैं, उसमें मोर देन 50%, आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर लोन्स का है। कितना? 53.8%। और उसी के साथ उसने एक सब न्यूज़ मेंशन करी हुई है कि जो हमारी फीमेल बोरवर्स हैं, उनका जो शेयर है वो ड्रॉप हुआ है स्लाइटली इन टेकिंग बैंक क्रेडिट। जो बैंक लोन देता है उसमें फीमेल्स को जो लोन दिया गया है, जो पहले लोन दिया जाता था और जो अब दिया जा रहा है, उन दोनों डाटा में थोड़ा सा गिरावट आई है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकती है कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट वाला जो टॉपिक है उसमें ये पॉइंट हम मेंशन कर सकते हैं कि एज़ पर आरबीआई रिसेंटली द शेयर ऑफ फीमेल बोरवर्स हैज़ ड्रॉप्ड स्लाइटली। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है पर्सन
के बारे में है एक, पर क्योंकि बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं या जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं जो एसएससी टाइप के, उसमें एक, या जो और डिपार्टमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं उसमें कई बार पूछ लिया जाता है नाम दे के, जैसे जो पर्सन रिसेंटली जिनकी डेथ हुई हो या रिसेंटली कोई अवार्ड विन करा हो, तो वो पूछ लेते हैं कि भाई, जैसे वो आपको क्वेश्चन दे देंगे कि हु इज़ नोन एज फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस, तो पेलॉन्जी शेपोर्जी जो हैं वो हमारे फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से जाने जाते हैं, जो कि हेड ऑफ एसपी ग्रुप, इनका एक ग्रुप था एसपी ग्रुप, तकरीबन 150 साल पुराना, 157 ईयर्स ओल्ड, बॉम्बे बेस्ड इंजीनियरिंग ग्रुप है। तो पेलॉन्जी शेपोर्जी जो हैं वो फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से जाने जाते हैं, और इनका 28 जून 2022 यानी कल जो है वो निधन हो गया था, ही पास्ड अवे। क्योंकि पर्सन जो रिसेंटली डेथ हुई है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वो कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली जो बैंकिंग और एसएससी के वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं। फिर उसके बाद एक, जैसे हमने पीछे 5G के ऊपर अभी डिस्कशन करी है, तो उसी से रिलेटेड एक आगे न्यूज़ आई हुई थी, तो उस न्यूज़ में से इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ये कि ओनली दोज कंपनीज़ हु हैव अ नेट वर्थ ऑफ मिनिमम ₹100 करोड़, जिनकी एटलीस्ट 100 करोड़ की नेट वर्थ है, वो ही अप्लाई कर सकती हैं फॉर सेटिंग प्राइवेट 5G नेटवर्क, जिनकी मिनिमम 100 करोड़ की नेट वर्थ है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो हमारी, अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे न्यूज़पेपर में बहुत सारी खबरें होती हैं, बट उसमें से हमें कौन सी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ पढ़नी है, और अगर कई बार न्यूज़ ऐसी होती है कि जो पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट उस पॉलिटिकल न्यूज़ में से भी हमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सट्रैक्ट करना है। अब जैसे ये जो न्यूज़ है जो जिसमें बताया गया 10 शेड्यूल, ये बेसिकली महाराष्ट्र में जो क्राइसिस चल रहे हैं अब सरकार के, उस न्यूज़ पे ऊपर है। अब महाराष्ट्र में जो क्राइसिस चल रहे हैं वो पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसको हम एक जर्नल फॉलो कर सकते हैं, बट एग्ज़ामिनेशन में जो हमें पूछा जाएगा उस न्यूज़ में से, वो हमें बहुत अच्छे से कवर करना है। और वो क्या पूछ सकते हैं, वो जो उसमें से हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एंटी डिफेक्शन लॉ। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो हमारे 10th शेड्यूल ऑफ भारत के जो संविधान है उसके 10वें शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ है, जो कि 1985 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्योंकि अब किसकी सरकार बनती है ये तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा, बट हमारे एग्ज़ाम में क्योंकि अब सरकार के क्राइसिस चल रहे हैं, तो अब इसी में से, अब जैसे कई बार बच्चों को डाउट होता है कि यार स्टैटिक पार्ट कैसे कवर करें, कि अब कौन सा स्टैटिक पार्ट आएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अब कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में से कौन सा स्टैटिक पार्ट है जो इंपॉर्टेंट बन सकता है, तो ये स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि करंटली इस स्टैटिक पार्ट के रिलेटेड न्यूज़ चल रही है। जो न्यूज़ चल रही है वो एंटी डिफेक्शन, जो एमएलए छोड़ के चले गए हैं, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के इर्द गिर्द न्यूज़ चल रही है। तो अब इस करंट न्यूज़ में से स्टैटिक क्वेश्चन क्या बनता है, एंटी डिफेक्शन लॉ का, भारत के संविधान में। तो पढ़ते हैं कि जो 10th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एंटी डिफेक्शन लॉ देता है, 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके बाद इसी खबर में आगे उन्होंने बताया हुआ है कि हाउ अ स्पीकर कैन बी रिमूव्ड, कि जो विधानसभा का स्पीकर है उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो वो आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। अब ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में प्रचलित है कि स्पीकर कौन से आर्टिकल के में बताया गया है कि जो स्पीकर है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। वो आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया। आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अ स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज अ स्पीकर कैन बी रिमूव्ड by a resolution of the assembly passed by a majority of all the then members of the assembly with a notice of at least 14 days. A speaker can be removed by a resolution of the assembly, जो assembly है उसके resolution से, passed by a majority of all the then members of the assembly with a notice of at least 14 days. आगे सुप्रीम कोर्ट फर्दर डिफाइन करता है कि ऑल द देन मेंबर्स का मतलब क्या है। ऑल द देन मेंबर्स मीन्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस एट द डेट टाइम ऑफ गिविंग द नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर। एंड इसके साथ वो एक और बताता है कि कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। जो कॉम्पोजिशन है, जब एक बार नोटिस इशू हो गया तो वहाँ से फिर चेंज नहीं होएगी, जो उस समय थी वही रहेगी, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकते आप। तो
उसके बाद वो नेक्स्ट बताता है कंक्लूजन में इसका कि अ स्पीकर कैन नॉट मेक एनी डिसीजन, क्योंकि 10th शेड्यूल में हमें पावर दी गई थी स्पीकर को एंटी डिफेक्शन लॉ लगाने की, बट आगे फर्दर डिसीजंस आते रहे। तो अब जो लेटेस्ट में ये है कि आर्टिकल 179 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि स्पीकर कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द असेंबली पास्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द असेंबली विद अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 डेज। और ऑल द देन मेंबर्स का मतलब है द कॉम्पोजिशन ऑफ द हाउस एट द डे टाइम ऑफ गिविंग द नोटिस फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर, और फिर कॉम्पोजिशन कैन नॉट बी चेंज फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। तो इससे क्या पता लगता है हमें कि अ स्पीकर कैन नॉट मेक एनी डिसीजंस अंडर द 10th शेड्यूल पावर्स गिवन अंडर द 10th शेड्यूल, जो एंटी डिफेक्शन लॉ वाली पावर्स उसको दी गई हैं, वो डिसीजन नहीं ले सकता अनटिल द क्वेश्चन ऑफ हिज रिमूवल इज़ सेटल्ड। जब तक उसके खुद के रिमूवल के बारे में फाइनलाइज नहीं किया जाता तब तक स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में नहीं डिसीजन बता सकता, जो कि 10th शेड्यूल में उसको पावर दी गई थी स्पीकर को। तो जो हमारी लास्ट न्यूज़ निकलती है इंडियन एक्सप्रेस में से वो है कि वीरेंद्र सिंह, जैसे कि रिसेंटली मैंने आपको बताया जो पर्सन इन न्यूज़ होते हैं, चाहे वो डेथ के कारण हो या कुछ अचीवमेंट के कारण हो, तो वीरेंद्र सिंह जो हैं, जो कि हमारे राइट हाफ ऑफ इंडियन हॉकी टीम थे, जो राइट हाफ पर खेलते थे इंडियन हॉकी टीम के, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थे वर्ल्ड कप 1975 के और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे ओलंपिक्स 1972 के, वो पास्ड अवे हो गए, उनकी डेथ हो गई है। तो उनका नाम था वीरेंद्र सिंह, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, गोल्ड मेडलिस्ट इन वर्ल्ड कप। ही वॉज अ इंडियन हॉकी प्लेयर। तो ये पूछ लेते हैं कि वीरेंद्र सिंह जो रिसेंटली पास्ड अवे हुए वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड थे, तो वो इंडियन हॉकी से रिलेटेड थे। उन्होंने ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था और वर्ल्ड कप में 1975 में गोल्ड मेडलिस्ट रहे थे। तो ये हमारे आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस था कंप्लीट, जो कि हमने जनरल स्टडीज़, जनरल नॉलेज, जर्नल अवेयरनेस को कवर करा, बहुत ही डीप एनालिसिस करके। फिर भी हो सकता है कोई पॉइंट्स रह गए हों तो प्लीज़ आप कमेंट डाउन करके उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि जितना शेयर करेंगे आप उतने ही लोगों की नॉलेज बढ़ेगी, और नॉलेज गिव्स विजडम, और ये जो विजडम है दैट विल लीड टू द गोल ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑफ मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन। तो माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। सब प्रोग्रेस करें, सब आगे बढ़ें। टेक केयर, थैंक यू।